अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर अच्छी खासी हलचल बढ़ गई है। सादा से सवालात हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त भी मंडला रहे हैं। गैर यकीनियत के बादल जो इस्लामाबाद पे छाए हुए हैं वो सवाल तो बहुत सारे उठा रहे हैं। सादा सा सवाल यह है कि क्या हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा पाएगी? क्या हुकूमत आईनी तरामीम को कंसेंसस से तमाम जमातों के इत्तफाक राय से तय करा पाएगी? मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें बाराबर साबित होंगी? क्या आईनी तरामीम का ऊंट उसी करवट बैठ पाएगा जिस करवट हुकूमत बिठाना चाह रही है? आज ही पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ और इस खुसूसी कमेटी इजलास के अंदर तमाम तर जमातों के नुमाइंदगान मौजूद थे, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे। और इस पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास की खास बात यह है कि खबर यह आई कि 26 नकात पर मुश्तमिल मुसविदा कंसेंसस के साथ बाहमी इत्तफाक के साथ मंजूर कर लिया गया है। और उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान ने खदशात का इजहार भी शुरू कर दिया कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया है इसके बारे में तो हमें अचानक पता चला है। अब पार्लियामान की खुसूसी कमेटी से कंसेंसस के साथ इस ड्राफ्ट के मंजूर होने की खबर खुद इस खुसूसी कमेटी के सरबरा खुर्शीद शाह ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दी। मगर इसके साथ ही दिलचस्प बात यह है कि खबर यह फैली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इसका बायकॉट किया, हत्ता कि दूसरी जानिब ये लोग इसमें मौजूद थे। बहुत अच्छी और बहुत मस्बत पेशरफ्त तब हो जब तमाम तर जमातों की जानिब से इत्तफाक राय के साथ इस ड्राफ्ट को मंजूर कर लिया जाए। और गुफ्तगू से तो यही लगता है कि ये बड़ी पेशरफ्त हो गई। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे तो अभी भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं, हत्ता कि इस खुसूसी कमेटी इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद था भी वो वहाँ पर थे ही कि बिलावल मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच गए। यानी कि मौलाना की रिहाइशगाह पर भी सियासी जमातों की आमद का तांता बंधा हुआ है। एक बार फिर मौलाना का जो इख्तियार है और फैसला है वो फैसला कुन हैसियत इख्तियार भी कर गया है एट द वेरी सेम टाइम कि जिस वक्त पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ तो उस वक्त पीटीआई वफ्द वहाँ पर था। बैरिस्टर गौहर ने इस मुलाकात के बाद क्या बताया कि क्या पीटीआई और जेयूआईफे इस कंसेंसस के ऊपर खड़े हैं, क्या वो इससे इत्तफाक कर। बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फैसले को खान साहब के फैसले से मशरूत कर रही है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती और वो ग्रीन सिग्नल नहीं देते तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ड्राफ्ट हतमी ड्राफ्ट तस्वुर नहीं किया जा सकता। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय है और बैरिस्टर गौहर के हवाले से आज ये खबर सामने आ रही है कि बिलावल साहब की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई और बिलावल साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मुलाकात की इंतजामात भी करेंगे और हो सकता है कि ये मुलाकात कल हो जाए। अब अगर कल ये मुलाकात होती है तो ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी डिसाइसिव होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करेगी पार्लियामान के अंदर या अपना डिसेंटिंग नोट उस पर बरकरार रह के इस इजलास का है तो बायकॉट करेगी या फिर प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जिनका वोट फैसला कुन अहमियत जो है वो रखता है, मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़श्ता रात भी इस हुकूमत को तबाह जारी किया है और बड़े सख्त अल्फाज में जारी किया है कि अगर हमारे लोगों की पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, बदमाशी हुकूमत करेगी तो जवाबन हम भी बदमाशी करेंगे। एक तरफ मुज़ाकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है, किसी को अगवा किया जा रहा है, एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। हम वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। मामला ताहाल इतने सादा नहीं है जितने सादा दिखाए और बताए जा रहे हैं। आइन कोई मोम की गुड़िया तो नहीं जो जरा सी तपिश से पिघल जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ये यकीन रखते हैं कि 73 का आइन उनके वालिद गिरामी मुफ्ती महमूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ने कंसेंसस डेवलप करके तमाम तर जमातों को एक साथ लेके ये उस वक्त जो है 73 का आइन मंजूर कराया था। तो आज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर तमाम तर ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिए हुए कैसे मंजूर कराई जा सकती है? और अगर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तमाम तर ऑपोजिशन पार्टीज को भी तो फिर इस आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी क्या होगी, इसकी वक़्त क्या होगी, ये क्या हैसियत रखती होगी, इसका मकाम क्या होगा? तो मौलाना फजल रहमान अपनी इस प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं और जब तक मौलाना फजल रहमान का कोई हतमी वर्डिक्ट नहीं आता
हुकूमत के ऊपर गैर यकीनियत के बादल मंडलाते रहेंगे। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से कल काबीना इजलास बुला तो लिया गया है, लेकिन क्या उस काबीना इजलास से पहले तमाम तर जमातों को ऑन बोर्ड लेके कंसेंसस डेवलप कर लिया जाएगा? गो के इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि जैसे तमाम तर जमातों में इत्तफाक राय तय पा गया है। बिलावल साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं जरा आपके सामने रखता हूं। आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी JUI मुस्लिम लीग का जुडिशल रिफॉर्म्स पे बने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला वो आयन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। अब भी यकीन के साथ नहीं कहा जा रहा कि कंसेंसस मुकम्मल तौर पर हो चुका है, किसी हतमी नतीजे पर मुकम्मल तौर पर पहुंचा जा चुका है। अभी भी तकरीबन की बात की जा रही है, यानी गैर यकीनियत का दर्जा अभी भी मौजूद है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ था कि बाद अज नमाज जुमा PTI निकलेगी। ये प्रोटेस्ट कितना इफेक्टिव हुआ? जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो आप समझ लें कि 2 साल से एहतजाज में ही है, तो ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज है उसकी इफेक्टनेस तो आप बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले ये तो आप देखें कि इनको हर हफ्ते जो पुलिस और जिस तरह ये फस्तायत, और आज भी देखें इन्होंने दो खवातीन थी, तंजीला इमरान और वो बच्चियां थी, उनको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे 2 MPs को सरगोदा से गिरफ्तार किया। जनूबी पंजाब में इन्होंने शुएब कर्नल के हमारे MPs उन पे घर पे धावे बोले, और उसके बाद नादिया खर हैं उनको गिरफ्तार किया। यानी आप इनकी फस्तायत देखें ना रेहान साहब कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, हम तो एहतजाज में ही हैं, हमारा तो अब इनके साथ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं आपको ये बता दूं वाहिद जमात है जो 2 साल से फस्तैयत का शिकार है और इनसे टूट नहीं रही। नहीं तो आप खुद देखें कि जिस सर एक ऐसे वक्त में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एट द वेरी सेम टाइम पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में आप ही के मलिक आमिर डोगर साहब बैठे हुए होते हैं और वहां पे वो एग्री करते हैं उस ड्राफ्ट के साथ जो ड्राफ्ट कंसेंसस ड्राफ्ट बना के खुसूसी कमेटी से आज मंजूर हुआ है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज वेरी मच ऑन बोर्ड, दूसरी तरफ वही PTI कंट्री वाइड प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है मलिक अहमद खान साहब? अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं कि थोड़ी सी मैं आपकी ये इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि आमिर डोगर साहब ने वहां पे बिल्कुल उनसे एग्री नहीं किया, और हमारा डिसेंटिंग नोट और वो उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है जी, नहीं, लेकिन सर बैरिस्टर गौहर साहब ने आज जो मौलाना के घर के बाहर मीडिया टॉक की है, वो कहते हैं कि जो ड्राफ्ट पार्लियामान की खुसूसी कमेटी से मंजूर हुआ है ये वही ड्राफ्ट है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम डिलिब्रेशंस कर रहे थे मौलाना के साथ बैठ के, तो हमें खबर पहुंची कि ये मंजूर हो गया है। तो ड्राफ्ट तो वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिस पे एग्री करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्री करने का जी कल पता चलेगा, जब एक वफद मिल रहा है बानी PTI के साथ, उसके बाद पता चलेगा। अभी तक ऐसी कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है सर मुलाकात दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो जी मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी। दूसरी बात जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, देखें ये अमेंडमेंट्स ये मंजूर करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन अमेंडमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी जब आप MNAs के घरों पे छापे मार के, आप MNAs की फैमिलीज को उठा के, आप सेनेटर्स के घरों पे छापे मार के, और आप लोगों की पार्टी की वाबस्तगी को तोड़ के जब ये करेंगे, तो क्या आप पूरी दुनिया को क्या चेहरा दिखाएंगे? क्या पार्लियामेंट का यही काम रह गया है? क्या इन लोगों का यही काम रह गया है कि ये दूसरी पार्टी? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे मलिक अहमद खान साहब, आई फुली एंडोर्स दिस। और जाहिर है कि इस तरह की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई लेजिटिमेसी या इफेक्टिवनेस नहीं होगी अगर ऐसी तोड़फोड़ होगी। आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। लेकिन बात यह है सर कि जो तासुर दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कंसेंसस डेवलप हुआ है और उस पर PTI हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, आज बिलावल साहब फिर पहुंचे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उसी वक्त के जिस वक्त PTI के लोग वहां पर थे, और फिर बिलावल साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात की कोशिश होगी
होगी कि कल बानी पीटीआई से हो जाए, तो कंसेंसस तो डेवलप करने की कोशिश भरपूर हो रही है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर ये कंसेंसस नहीं होगा और इस तरह का माहौल होगा जैसा आप बयान कर रहे हैं, तो फिर तो यकीनन इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सवालिया निशान होंगे। देखिए, मैं अर्ज करता हूं आपको, इसकी क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी, उस पर सवालिया निशान नहीं, ये बिल्कुल होगी नहीं। उसकी वजह यह है कि आप खुद देख लें कि बैकअप पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला रख दिया। पहले हमारे मेंबर्स के घरों में ये दाखिल हुए, अच्छा उनको अगवा किया गया, फैमिलीज को अगवा किया गया, और उसके बाद जो कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंसेंसस नहीं हुआ। और ये हमारा एक वफ्द जा रहा है, वो पीटीआई, बानी पीटीआई से मिलेंगे, मुझे भी अभी इतला मिली है। तो मैं ये आपको एक और अर्ज कर दूं सर, अब बात ये है कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये एक टेक्निकल उसके पीछे छुप रहे हैं कि पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है। क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट लोटे बना के कर सकती है? क्या पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट कर सकती है वो इस शर्त में कर सकती है कि दूसरी पार्टी के बंदे तोड़े जाएं? अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट है ही फॉर्म 47 की पैदावार। हम तो ये समझते हैं कि ये मैंडेट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 8 फरवरी को तुर्की से बड़ा इनकलाब आया जो कि इन्होंने डिकार भी नहीं लिया और हजम हो गया, और फिर उसके बाद इन्होंने जो इसको किया, आपकी जो स्पेशल सीट्स है उन पे जो इन्होंने हाल किया, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग थी, उसके बाद तो इस इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि आपने हमारे फैसले की सही तशरीह नहीं की। तो मेरे ख्याल में ये पता नहीं ये क्यों इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, और ये पहली दफा हो रहा है कि एक सो कॉल्ड सियासी जमात जो अपने आप को कहती है, और जो उनकी गवर्नमेंट पंजाब में भी है और उनकी गवर्नमेंट, देखिए मलिक अहमद खान साहब, इस बात का जवाब तो आप ही देंगे ना कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ही कमेटीज के अंदर बैठे हुए हैं, आप इस पूरी मुशावरती अमल का हिस्सा है, और जाहिर है कि नंबर पूरे नहीं होंगे तो हुकूमत नहीं करा पाएगी, और नंबर्स जो हैं वो तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब एटलीस्ट साथ नहीं देंगे इस हुकूमत का। तो मौलाना से जो आपकी बातचीत हो रही है, वेयर इज ही स्टैंडिंग नाउ, इस वक्त पोजीशन क्या है? कल तक तो हमने ये देखा कि खासा जो कंसेंसस वाला मामला होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी पोजीशन क्या है सर? हो रही है मौलाना साहब से जो हमारी बातचीत हो रही है, देखिए मौलाना साहब एक पार्टी के सरबराह है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने फैसला करने में तो वो खुद आज़ाद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जिस तरह उनके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा मेजर किरदार था कि उसकी मज़ीद शक्ल बिगाड़ने में वो को अपना हिस्सा डालेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, चूँकि एक मंजे हुए सियासतदान है वो। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब इंशाअल्लाह इस दफ़ा ठीक ही फैसला करेंगे, लेकिन वो अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। हमारी बातें, हमारी डायलॉग, हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है, लेकिन अब उनके फैसला तो उन्होंने खुद करना है। को हमने तो उनके फैसले की ताकत या अख्तियार हमारे पास तो नहीं है जी कि हमने उनका को फैसला करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था या आइन जो 73 में एक मुतफ़िका आइन इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को मिला, उसमें उनके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कम अज़ कम इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि इसकी इस तरह शक्ल न बिगाड़ी जाए कि 73 के आइन में कुछ बचे ही बाकी ना, आप उसकी शक्ल ही इस तरह बिगाड़ के रख दें। अच्छा, इस बात के कितने इम्कानात हैं मलिक अहमद खान साहब के जो भी मुसव्वदा पार्लियामान में मंजूरी के लिए आए उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंडोर्समेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तफाक है वो भी हो जाए, इस बात के कितने इम्कानात मौजूद हैं? देखिए जी, मेरी बात सुने, आइन की जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो पार्लियामान का बुनियादी हक होता है, लेकिन किस वक्त होता है? 2 तरीके हैं उसके। जब सारी जमातें कंसेंसस पैदा कर लें जिस तरह 73 में हुआ था, या फिर उस जमात के पास जो अमेंडमेंट्स लाना चाहती है उसके पास अपनी अद्दी अक्सरियत हो। ये दोनों चीज़ें इनके पास नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी फेडरेशन की अलामत है, उसके तो ये बंदे तोड़ रहे हैं, उनको तो ये जबर और फस्तायत का निशाना बना रहे हैं, और जबर और फस्तायत के जोर पे बंदों को थ्रेट किया जा रहा है। MNAs को एज ए कारपोरेशन के काउंसलर ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इनके पास दोनों चीजें नहीं है।
तो मैं नहीं समझता कि इनको इस गैर आईनी तरीके से और गैर आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से पास करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी नहीं रहनी, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। दैट आई एग्री, दैट आई एग्री। मैं ये कह रहा हूं कि इसके कितने इम्कान है कि कंसेंसस डेवलप हो जाए ना, पीटीआई भी उस पे उसके हक में फैसला दे दे, वोट दे दे। क्या ये ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी सर, मैं कह रहा हूं सर कि कंसेंसस के कितने इम्कान है सर? देखिए मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, अब कंसेंसस हम इनसे क्या करें, महीना तो हुआ इन्होंने अब हमें चेयरमैन से नहीं मिलने दिया, मुलाकात पे पाबंदियां लगाई हुई हैं, और खान साहब की जो बहनें हैं उन बेगुनाह घरेलू औरतों पे इन्होंने 10 मुकदमात कर दिए हैं, और हर हमारे एमपीएस एमएनए सब पे दर्जनों मुकदमात हो चुके हैं। इवन मैं आपको ये बताऊं कि जो लाहौर में एहतजाज हुआ है 3000 से ज्यादा शेल तो उस लोगों पे उस एहतजाज में मारे गए। अब हम देखिए इनसे हम क्या हम इनसे बातचीत करें, या कंसेंसस किस तरह डेवलप होता है। दूसरी बात यह है कि ये एक फर्द वाहिद की उसके लिए एक खुशनुदी के लिए, ये तो इस तरह समझे कि मार्शल लॉ में ये होता था कि पैरेलल अदालतें बनती थी, स्पीडी ट्रायल होते थे, फौजी अदालतें होती थी। ये तो अब कॉन्स्टिट्यूशन अदालत की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने जा रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर बेंच बन जाएगा तो बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा? देखिए बात ये नहीं है, बात है कि इन तमाम तर आईनी तरमीम की रूह क्या है, कंटेंट्स क्या है, उसमें मेलाफाइडी है, उसमें बदनीति। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस इमारत की बुनियाद हुकूमत रखने जा रही है उसके लिए तिनका बहुत जरूरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराने के लिए हुकूमत के लिए नंबर गेम बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। और इस नंबर गेम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के वोट्स हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा हुकूमत के पास एक और ऑप्शन है जिसको वो एक्सरसाइज करना चाहती है, उसको भी एग्जॉस्ट किया जा रहा है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का फैसला। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन मेंबरान सर जोड़कर बैठे। जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है उसने अपनी गुजारिशात पेश की, और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी गई है कि जो फैसला पार्लियामान का है, यानी इलेक्शन एक्ट में तरमीम, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 को फॉलो करते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फैसला किया जाए, जो मुअत्तल लोग हैं उनको भी बहाल कर दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त ये इजलास कर रहा था तो एट द वेरी सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच जिसने अक्सरियती फैसला 12 जुलाई को दिया था, एक वजाहत पहले आ चुकी, उसके बाद एक और वजाहत जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी जजेस की जानिब से, 8 रुकनी बेंच की जानिब से जो वजाहत सामने आई है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और इंतबाह जारी किया है कि जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी माजी के फैसलों पर उसका इतलाक नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मैंडेटरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद करे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब 2 रास्तों के बीच में एक सैंडविच बना हुआ नजर आ रहा है कि क्या पार्लियामान के किए गए फैसले को माना जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को माना जाए जो मखसूस नशिस्तों से अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या रास्ता मौजूद है, इस पर तो आते हैं। लेकिन उससे पहले हामिद खान साहब भी इंतबाह जारी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बाइंडिंग है और इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। बसूरत दीगर पीटीआई क्या करेगी, या इंप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन पर क्या होंगे, जरा हामिद खान साहब को सुनता है। अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतूली की तो हम तुम्हें कब्र तक पीछा करेंगे, तुम्हारा कंटेम्प्ट की सजा दिलाएंगे तुम्हें। तुम क्या समझते हो स्पीकर के या चंद एक लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कभी। अभी बड़े संगीन नताइज है, ये संगीन इम्प्लीकेशंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। हामिद खान साहब एक लीगल माइंड है, सीजन्ड लॉयर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। वो कह रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी इस मखमसे में है कि क्या फैसला जारी किया जाए, क्या पार्लियामान की मानी जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को माना जाए। डेलिब्रेशंस हो ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और वजाती नोट जारी कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने जो आज दोबारा वजाहत जारी की है उसकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है। इस लिहाज से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
14 सितंबर को जो 8 जजों का वजाहत आई थी, उस पर नजर सानी की एक बहुत जामा एक रिपोर्ट बना के, रेफरेंस बना के उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वसातत से भिजवाया था, जिसमें ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो मफरूज़ों पर मबनी है और हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया। अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वजाहत जारी करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नजर सानी की जो दरख्वास्त जमा करवाई थी उस पर बाकायदा फैसला करें, जजमेंट दें। वजाहत से बात नहीं बनती, वो भी आईनी इदारा, वो भी आईनी इदारा। एक सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद कराना ही है तो सबसे पहले जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के जरिए उसको कालदम करार दे दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आइन की तशरीह करते हुए कालदम करार देने के इख्तियार मौजूद हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रास्ता खुल जाएगा। और फिर एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम समझते हैं, वो ये है कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट बना हुआ है उसके तहत नजर सानी की दरख्वास्त पर अमल दरामद होगा और नया बेंच बनेगा और नया बेंच जो है वो फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्त पर। अब ये जो 8 जजेज जो हैं वजाहत जारी कर देते हैं, तो वजाहत को अमल दरामद कराने का इलेक्शन कमीशन की मजाज ही नहीं है, उनकी मर्जी है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत दूसरी बार जारी की है कुंवर दिलशाद साहब, उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, माजी के फैसलों पे इसका इतलाक नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत में कह रहा है, तो आप समझते हैं कि ये वजाहत भी नहीं मानी जाएगी, ये एप्लीकेबल नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे भी पेश नजर नहीं रखेगा कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं है, माजी के फैसलों से इतलाक नहीं होता? हमारी नज़र में ज़ाहिर है हम अपनी राय दे सकते हैं। उसके मामले में सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना ये होगा कि जनाब आपने हमने जो नजर सानी की दरख्वास्त बाकायदा रजिस्ट्रार के जरिए जमा कराई है उस पर फैसला दें। वजाहत क्यों करते आप और फैसला दें, आप 8 जज बैठ जाए और फैसला कर दें। लेकिन अब जो नया कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके तहत वो एक नया बेंच बनेगा। वो नया बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्त पर गौर करेगा। अब जो ये जो वजाहत आ रही है ये इस कानून की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं। तो सर ये नया बेंच जो है ये इन 8 जजेस ने तो नहीं बनाना ना, वो नया बेंच तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस इस वक्त एप्लीकेबल है उसके मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा उस पर मौजूद है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो उसको मानते ही नहीं है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी नहीं, और फिर उसमें तो जाहिर है कि अभी 2 ही जजेस मौजूद हैं, तो उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो 8 जजेस में से तो कोई भी उस जो बेंच कमेटी है उसके अंदर मौजूद नहीं है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये नज़र आ रही है कि आज की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन गर्दाब में फंस गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, साथ साथ पार्लियामेंट है, स्पीकर के खतूत हैं और लॉ ऑफ लैंड है, जिसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो बिल आया है उसको वो भी सामने रखना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला करने की जल्दी नहीं है, वो तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद फैसला करेगा। और वो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमीशन की ये है कि जनाब हमें आप जो नजर सानी की दरख्वास्त हमने जमा कराई है उस पर अपना फैसला दें और उस पर अपना नया बेंच बना लें। उस पर आप अपना या मौजूदा 8 जज है ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, नजर सानी का मामला तो पहले आप फैसले देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, पहले आप उस फैसले पे अमल दरामद करने की मजाज है कि आप अमल दरामद करें, उसके बाद आप नजर सानी दायर कर दें। क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी सराहत से ये वजाहत की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बाइंडिंग है, ना मानेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके इंप्लीकेशंस होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के लिए बेहतर ना होता कि आप फैसले पे पहले अमल दरामद करते, क्योंकि इससे पहले खुद जजेस ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल फेंकता है तो डिलेइंग टैक्टिक्स भी तौहीन अदालत के जो है मुतरादिफ है। तो बेहतर तो ये होता कि पहले आप फैसले पे अमल दरामद करते, उसके बाद नजरसानी कर देते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है इलेक्शन कमीशन भी कहने जा रहा है, उनके भी इजलास हो रहे हैं, उनकी जो लीगल टीम है उन लीगल टीम ने इलेक्शन कमीशन को ये वजहात दी है, ये राय दी है कि जनाब आपने लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना है और लॉ ऑफ लैंड बन चुका है इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 12 जुलाई का फैसला है वो गैर मुयसर हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बिलाखिर शिकस्त का हिसार तोड़ दिया और इंग्लिश टीम को 152 रन से शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। यानी अब इस सीरीज का फैसला कुन मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये जो जीत है खासतौर पे दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि होम ग्राउंड पे 3 साल के बाद ये कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नसीब हुई है। टू बी प्रिसाइज 1338 रोज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर किसी भी हरीफ को पछाड़कर यह मैच जीतने में कामयाब हुई है और इसका क्रेडिट 2 प्लेयर्स को खास तौर पे जाता है, 2 स्पिनर्स जिन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग का जादू ऐसा नचाया है कि विकेट पर इंग्लिश बल्लेबाज तिगनी का नाचने पर मजबूर हो गए और वो दोनों साजिद खान और नोमान अली हैं। पर्टिकुलरली नोमान अली ने दूसरी इनिंग्स में 46 रन देकर 8 विकेटें हासिल की और यही वजह है कि यही डिसाइसिव परफॉर्मेंस है जो उनको मैन ऑफ द मैच बना गई। और उसके साथ जो साजिद खान है उन्होंने 46 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए दोनों स्पिनर्स ने मैच के अंदर 20 विकेटें समेटी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।